गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंप्यूटर अवेयरनेस के तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक्स तैयार कर लिया कंप्यूटर्स के बारे में। हमने देख लिया कंप्यूटर होते क्या हैं, डिफाइन कर लिया उसे, हिस्ट्री देख ली। उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में। अब ये दो ऐसे शब्द हैं, शायद आपने सुन रखे होंगे, सॉफ्टवेयर और फॉर एग्जांपल ऐप्स की बात करते हैं। आप मोबाइल के ऐप्स हों चाहे आपके कंप्यूटर के ऐप्स हों, आप ऐप्स की बात करते हैं तो वो ऐप्स होते क्या हैं? वो ऐप्स कुछ नहीं होते बल्कि सॉफ्टवेयर होते हैं। सिमिलरली हार्डवेयर, हमने बात की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, तो जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक डिटेल में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर से आप क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो चलिए एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की, तो पहला टॉपिक हमारे लिए है सॉफ्टवेयर। तो जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर आप पहले अपने स्क्रीन्स पर देख लें कि ये क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल्स द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, इट्स हार्डवेयर और परफॉर्म टास्क। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और कई तरह के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होंगे, जो कि मैन्युफैक्चरर ही आपको प्रोवाइड करा रहा होगा, और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे जो बाद में डाले जाते हैं। तो चाहे बाद में डाले जाएं चाहे पहले डाले जाएं, अगर मैन्युफैक्चरर ने डाला है तो अलग तरह के सॉफ्टवेयर उसे गिना जाएगा, और अगर आप डालते हैं उसे तो उसे अलग तरह का सॉफ्टवेयर गिना जाएगा। लेकिन ये सारे जो है सॉफ्टवेयर ही कहलाएंगे। तो सॉफ्टवेयर होगा क्या? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा जो कि किसी भी यूज़र को, यानी इट एनेबल्स अ यूज़र टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, किसी भी यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करता है। अब आपको याद होगा हमने बात की थी कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर में आप देखते हैं वो पहले 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बार जब वो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद उसे कंप्यूटर पढ़ पाता है। ठीक है, इतनी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर इंटरैक्शन का मतलब यही हो जाता है कि आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ जो आप इंग्लिश में लिख करके दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार से आप इंटरैक्ट कर पाएंगे कंप्यूटर के साथ। तो ये करने में आपको सॉफ्टवेयर मदद करता है। तो इंटरैक्ट विद कंप्यूटर, इट्स हार्डवेयर और परफॉर्म टास्क, यानी कुछ भी जो कंप्यूटर पे आपको करना है उसके लिए आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। आप हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कंप्यूटर के ओवरऑल फंक्शनिंग के साथ आपका जो इंटरैक्शन है वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो पाएगा। उसके बाद इसीलिए हम कहते हैं कि विदाउट सॉफ्टवेयर मोस्ट कंप्यूटर्स विल बी यूजलेस। कंप्यूटर्स में अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ज़रूर चाहिए होता है। तो एग्जाम्पल सोचिए कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं इनके क्या एग्जाम्पल्स होंगे। तो सिंपल जो एग्जाम्पल्स आते हैं, अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, आपके कंप्यूटर और लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करें, तो आप जैसे मान सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, पावर पॉइंट पीपीटी बनती है जिसमें वो हो गया। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट के लिए क्या यूज़ करते हैं? कोई ना कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं। कैसा ब्राउज़र? आप या तो गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होते हैं, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे होते हैं, आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो एक तरह के ये भी सॉफ्टवेयर है। तो क्यों ये सॉफ्टवेयर है? क्योंकि आपको ये इंटरैक्ट करने में मदद कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मान लीजिए गूगल क्रोम की, तो गूगल क्रोम क्या है? आप गूगल क्रोम पे जाते हैं, वहाँ जा कर के इंटरनेट पर जो भी आपको जिस एड्रेस पे जाना है वो टाइप करते हैं और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज के सेशन के लिए आपको YouTube का एक URL दिया गया और YouTube का एक लिंक था आपके पास। उस लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पहुंचते हैं, और ये शायद आपके लिए गूगल क्रोम हो सकता है अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, या फ़ोन पे भी गूगल क्रोम होता है, और कई सारे अन्य वेब ब्राउज़र होते हैं। तो ये जो वेब ब्राउज़र हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वेब ब्राउज़र की, तो ये ब्राउज़र है क्या? ये ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए हम इसे सॉफ्टवेयर कह रहे हैं क्योंकि आपका इंटरैक्शन कंप्यूटर के साथ, बाहरी दुनिया के साथ इसके थ्रू हो पा रहा है। तो इसीलिए
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसे लिया है, विदाउट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यू कुड नॉट सर्व द इंटरनेट। आप इंटरनेट के जो लिंक आपको जो प्रोवाइड कराई गई है आज, आप उसे नहीं देख पाते अगर आपके पास वेब ब्राउज़र का कोई सॉफ्टवेयर ना होता। तो इस तरह से कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। जैसे आप पर्सनल लेवल पे काफ़ी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप जैसे इंटरनेट के लिए यूज़ कर रहे हैं कोई ना कोई ब्राउज़र, उसके अलावा आप हो सकता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, आप पावर पॉइंट के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हो सकते हैं, तो गेम्स के लिए भी कई सारे ऐप्स होते हैं आपके। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज़र के सॉफ्टवेयर हैं, यानी जिसे आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता या आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो भी यूज़ हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, दे आर बीइंग यूज्ड विदाउट योर नॉलेज और परमिशन। ठीक है, तो वो एक अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। वो क्या होते हैं उसे भी हम देखते हैं। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात है, आपके 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। कई बार कई जगह पे आप ये भी देखेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस होती है, हम देखेंगे इसके बारे में भी कि क्या डिफरेंस है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिसे आप छोटे में या शॉर्ट फॉर्म में ऐप कह के पुकारते हैं। जो भी मोबाइल ऐप्स, कंप्यूटर ऐप्स जो भी हैं वो क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हो जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल होता है डिस्क क्लीनअप। तो हमने बात की थी रैम और रोम की, हमने बात की थी कि रैम में जो स्पेस होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, और एक टाइम के बाद वो अगर आप बहुत देर तक यूज़ कर रहे हैं तो फिर हो सकता है आप ठीक से यूज़ ना कर पाए इंटरनेट को, ठीक से यूज़ ना कर पाए अपने कंप्यूटर को, और कंप्यूटर आपका स्लो हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पे जो स्लो होने वाली जो प्रोसेस है, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन यूज़ होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो होता है डिस्क क्लीनअप। क्योंकि डिस्क क्लीनअप करने से जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर्ड था वो सारा इरेज हो जाएगा, और एक बार जब वो इरेज हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर पाना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर डिस्क क्लीनअप फंक्शन का या सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। उसके बाद हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि एक तरह से कह लीजिए इनबिल्ट होते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आगे पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे आप विंडोज़ के बारे में आपने सुन रखा होगा, आपने एंड्रॉयड के बारे में सुन रखा होगा, आपने हो सकता है iOS और मैक के बारे में सुन रखा होगा। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि सबसे मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि वो जो है सबसे एक बेसिक चीज़ है जिसके थ्रू ही आप कंप्यूटर को ऑन कर पाते हैं। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखती है वो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसीलिए आपने विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS, मैक एक्सेट्रा के बारे में सुन रखा होगा। तो ये सारे हो जाते हैं क्या, ये सारे हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये 3 तरह के हो गए। देखिए आज के सेशन में एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे नए टेक्निकल टर्म्स आएंगे। अभी तक के जितने भी हमने सेशंस देखे उसमें ऐसे नए टर्म्स की थोड़ी सी संख्या कम थी, लेकिन आज के सेशन में कई सारे ऐसे ऐसे टर्म आएंगे जो शायद आपने नहीं सुन रखे होंगे। तो ध्यान रखें कि ये जो क्लास है इसका रिवीजन करना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास PDF है इस क्लास का, उसको रिवाइज करें, वीडियो पे बार बार आकर के इसको रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ पर से जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ थोड़ा सा नया, थोड़ा सा अलग हो जाता है, कई बार आपको ध्यान नहीं रहता एग्जाम में। तो ये बात, इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी नए टर्म्स आ रहे हैं आज के इस सेशन में उसको बार बार आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, एक एक करके देखते हैं ये सारे जो सॉफ्टवेयर है उनको। पहला जो
टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप इन्हें कहते हैं ऐप। तो मोबाइल ऐप या कंप्यूटर ऐप जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र को हेल्प करे, यानी आपके लिए जो बना हो, तो इज अ प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर एंड यूजर्स। डिजाइन फॉर एंड यूजर्स, एंड यूजर्स क्या होते हैं, हम और आप। जो भी यूजर है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यूजर या एंड यूजर कहते हैं। तो जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उनके लिए बनाए हैं, जो हमारे जैसे लोगों के लिए बने हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड एप्लीकेशन यूज हो रहा है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से आप उसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। जैसे मान लीजिए छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर की हमने चर्चा की थी, स्प्रेडशीट है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, फाइल व्यूअर, आपके गेम्स हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यानी एंड यूज़र के लिए बने हुए सॉफ्टवेयर। अब एंड यूज़र के लिए बने हुए सॉफ्टवेयर भी बहुत तरह के हो सकते हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने लिखने में मदद करेंगे। तो ये सारे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो किसी न किसी तरह से आप इनका यूज़ कर रहे होते हैं, और ये जो है इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला हो गया क्लोज टू द यूज़र, यानी ये यूज़र के हिसाब से क्योंकि बना होता है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कि ये क्लोज टू द यूज़र होता है। ईजी टू डिज़ाइन, इसे डिज़ाइन करना जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। और आज के दिन में तो अगर आप जाएंगे तो कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके प्रोग्राम्स आपको सीधे सीधे नज़र आ जाएंगे, सीधे सीधे इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। तो उनको यूज़ करके, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके नया ऐप बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये ईजी टू डिज़ाइन होता है। उसके बाद फिर मोर इंटरैक्टिव। मोर इंटरैक्टिव क्यों कह रहे हैं हम लोग, जब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि आप जो भी इन ऐप्स को देखते हैं, एक बहुत बड़ी जो फीचर होती है इन ऐप्स की, वो क्या होती है कि ये देखने में अच्छे होते हैं, ये देखने में सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि आप उनके तरफ जाएं और उनको यूज़ करें। मान लीजिए हमने वेब ब्राउज़र का ही एक एग्जाम्पल लिया। अब वेब ब्राउज़र केवल गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स तो होता नहीं है, कई तरह के होते हैं। लेकिन आप, क्योंकि आप देखते हैं कि आपकी जो यूटिलिटी है वो कुछ ब्राउज़र से ज़्यादा है, आप उनको देख करके आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ज़्यादा ईजिली आप उन्हें यूज़ कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यही एक ब्राउज़र है जिसे यूज़ करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज होता है किसी भी ऐप के लिए, वो ये होता है कि वो बहुत इंटरैक्टिव होना चाहिए। अगर वो इंटरैक्टिव है, अगर आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं उसके साथ, ईजी टू यूज़ है, तो फिर आप शायद उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इसलिए अगर हम आज बात करते हैं कि हो सकता है 50, 60, 70 तरह के अलग अलग वेब ब्राउज़र होंगे, लेकिन आप अगर देखेंगे कि पॉपुलर कौन से हैं, यूज़ कौन से होते हैं, तो शायद 3 और 4 ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं पब्लिक में। उसके बाद स्लो इन स्पीड। ये स्लो इन स्पीड क्यों है हम समझेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर जो स्लो स्पीड की हम बात कर रहे हैं ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत धीरे खुलते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि आप ये सोचेंगे कि आप जैसे ही खोलते हैं आप वैसे ही वो खुल जाता है। तो इसमें स्लो स्पीड की बात हुई कहाँ, स्लो स्पीड की बात हुई इन कंपैरिजन टू अदर काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जो अदर काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमें पढ़ना है उनकी जो स्पीड होती है इंटरनली वो ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है, लेकिन अभी सामान्य शब्दों में ये समझें कि जो लैंग्वेज हम और आप यूज़ कर रहे होते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द यूज़र, द लैंग्वेज ऑफ द यूज़र को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो जिस लैंग्वेज में आप कीबोर्ड पे अपने टाइप कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड, उसको बनाना ही है इस तरह से कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए। इजी टू मैनिपुलेट एंड यूज़, और लास्ट में बिगर इन साइज एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेस। अब फिर यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकली सोच रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि कई सारे तो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं जो 2 MB, 3 MB, 5 MB के होते हैं, या कई बार हो सकता है कि वो 20-25 MB के हों। कोई कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बहुत हैवी होते हैं, GB में जो चले जाते हैं। लेकिन
ज़्यादातर जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो हम बिगर इन साइज कह रहे हैं वो फिर से सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये बिगर इन साइज हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर साइज की बात कर रहे हैं और ये बिगर इन साइज हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। ठीक है, तो ये सारे कुछ फीचर्स हो गए। तो ध्यान रखेंगे क्या फीचर्स है, यूज़र के लिए क्लोज है, ईजी टू डिज़ाइन होता है, मोर इंटरैक्टिव होता है, ये सारे जो फीचर्स हैं इनको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप अगर एग्जाम की बात करें तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है दे दे, सिस्टम सॉफ्टवेयर दे दे, तो वहां पर आंसर क्या होगा, वहां पे आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि यहाँ पर से जो जितने भी यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं उनमें से किसी फीचर को उठाया जाए और उसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए एग्जाम में, और पूछा जाए ये कौन से सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है या कौन से सॉफ्टवेयर का फीचर है। तो इसलिए आपको इन फीचर्स को थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं इन सॉफ्टवेयर्स की, तो एग्जाम्पल्स क्या है ध्यान रखेंगे। कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स के लिए भी सॉफ्टवेयर है, रेलवे रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि आपके पर्सनल लेवल पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है। ऑफिस सूट का मतलब क्या हो गया, जितनी भी अलग अलग तरह के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स हैं वो एक बार में ऑफिस सूट बनाते हैं, यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे मिल करके क्या बन जाते हैं, ये सारे मिल करके सूट बन जाते हैं। और लास्ट में फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग तरह के जो गेम्स होते हैं वो सारे भी हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो याद रखेंगे क्या क्या है, ये सब बड़े लेवल पे हो गया। कोई भी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इनकम टैक्स, रेलवेज रिजर्वेशन सिस्टम, ये सारे हो गए जो कि कोई एजेंसी यूज़ कर रही है, कंपनी या गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, या फिर पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस सूट हो गया, और उसके अलावा आपके गेम्स एक्सेट्रा भी एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो दूसरा तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, पहले एक बार डेफिनेशन देखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। तो क्या क्या, ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को, कंट्रोल करने के लिए, और फिर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर के काम करने की का जो तरीका होता है वो कहाँ से आता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से आता है। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना किसी भी कंप्यूटर के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अगर ऐप्स ना हो तब भी ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन उसके पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो काम कर ही नहीं सकते, वो पिक्चर में ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कंप्यूटर के लिए। तो जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ से बनता है आपका एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बना करके कंप्यूटर के साथ ही इसे भेजता है। अब ध्यान रखें कि जब हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जनरली इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हैं, कहीं ना कहीं से आप उसे डाउनलोड करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात हम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही दिया जाता है, आप उसे अलग से डाउनलोड नहीं करते। तो दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कॉम्प्राइज द प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज और यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम्ड इन लो लेवल लैंग्वेज, आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर इसीलिए इनको बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो हमने वहाँ पे चर्चा क्या की कि उसे हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है, यानी जो प्रोग्राम्स हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं उनमें बनाया जाता है। तो क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया जा रहा है
उसे बना पाना आसान है आपके लिए। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये बहुत मुश्किल, इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको जो इंटरैक्ट करना है हार्डवेयर के साथ, उसके लिए लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसका जो टोटल डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी अलग होगा और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द एंड यूज़र। इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द एंड यूज़र, फिर से याद रखना होगा आपको इस पॉइंट को कि ये एंड यूज़र और सिस्टम के बीच का एक ब्रिज है। तो फीचर्स क्या हो गए? क्लोज टू द सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था? क्लोज टू द एंड यूज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो ये क्लोज टू द एंड यूज़र था। तो उसके कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या है? ये क्लोज टू द सिस्टम है। उसके बाद फिर ये फास्ट इन स्पीड है, फिर से फास्ट एज कंपेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन क्योंकि इसकी जो पूरी प्रोग्रामिंग होगी और इसे जिस तरह से स्टोर किया जाएगा, ये सब कुछ जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में होगा, यानी कि ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म्स में होगा, जिसको प्रोग्राम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन है। और क्योंकि पूरा सिस्टम, एक एक चीज़ जो आपके सिस्टम में चलना है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट? कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि इसे कई तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एप्लीकेशन की जब आप बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो वो किसी एक चीज़ के लिए बना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड फाइल की या वर्ड सॉफ्टवेयर की, तो वो क्या है? वो सिर्फ वर्ड सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, यानी आपके वर्ड फाइल को सेव करने के लिए। उसमें आप और कुछ तो कर नहीं सकते, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरे सिस्टम को चलाना है। तो इसीलिए इसकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो डिफ़िकल्ट होगी, इसका जो प्रोग्रामिंग होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज है, इसीलिए इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको अंडरस्टैंड करने में। लेस इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव बनाना पर्पस रहता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सिस्टम के लिए बनाया गया है। पहले पॉइंट पे ध्यान रखिए कि ये सिस्टम के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको मोर इंटरैक्टिव होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये बना ही नहीं है। स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू फिर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो उसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है। ये जनरली जो साइजेस हम देखते हैं वो केबी में होता है, और जब हम बात करते हैं ऐप्स की तो हमें पता है कि ये एमबी में होता है, या कभी कभार जीबी में भी होता है, जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, यानी कि इसे एक बार जब बना दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उसे आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐप्स की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करके उसे बदलते चले जाना बहुत आसान होता है। और आप देखेंगे कि जैसे वेब ब्राउज़र की हमने बात की, तो कई तरह के वेब ब्राउज़र हैं। हर एक वेब ब्राउज़र में क्या होता है? हर एक वेब ब्राउज़र से आप इंटरनेट ही एक्सेस करते हैं, लेकिन आप देखेंगे सबका स्ट्रक्चर अलग दिखता है, देखने में थोड़ी बहुत आपको चेंजेस नज़र आएंगे, आपको थोड़े बहुत फीचर्स में अंतर नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। साइज़ भी हो सकता है कि अलग अलग होगा, तो वो सब है, और इसीलिए मैनिपुलेट करके कई तरह के बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। और इसीलिए आप ध्यान देंगे कि जब हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कई बहुत कम प्रकार के हैं। विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, iOS है, बहुत कम है, लिनक्स है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र का 70, 80, 90 तरह के हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो केवल 5 से 10 तरह के हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि ये मैनिपुलेट करना इन्हें बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, जिसकी हमने बात की यहाँ पर कि इसका जो सारा प्रोग्रामिंग होता है वो लो लेवल लैंग्वेज में होता है। उसके बाद जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जाम्पल हो गया, और साथ ही में कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये सब जो है, ये सब इंटरनल एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। तो जैसे जैसे हम लोग चलते जा रहे हैं, आप ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसे याद करके आप ठीक से नहीं उसे एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे आपके।
तो एग्जाम्पल क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो एक छोटी सी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अलग से भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उतनी डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे, वो एक अलग से चैप्टर आपके लिए आएगा बाद में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, सेट ऑफ, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और फिर वहां पर आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखना जरूरी है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या आपको हेल्प कर रहा है, हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जो भी हार्डवेयर हैं और जो भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको कंट्रोल करने में आपको मदद करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहला क्या है, परफॉर्म बेसिक टास्क। सो बेसिक टास्क का मतलब क्या हो गया कि इनपुट आपने दिया तो इस इनपुट को रिकॉग्नाइज करना, आपने कोई डेटा फीड किया तो उस डेटा को समझ पाना, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए। उसके बाद फिर इंश्योर दैट डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड यूजर्स रनिंग साइमल्टेनियसली डू नॉट इंटरफियर विद ईच अदर। यानी कि अब जब हम बात करते हैं, अभी इसका एग्जांपल हमने लिया था कि जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको किसी एक यूटिलिटी के लिए हेल्प कर रहा है। तो ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। यानी मान लीजिए कि आप इंटरनेट पे हो सकता है अभी लेक्चर्स देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स को भी हो सकता है कि वहीं पे वर्ड फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग टास्क है जो कि आप एक साथ कर रहे हैं, एक जो कि आपके किसी ब्राउज़र पे चल रहा होगा और एक जो कि आपके किसी वर्ड फाइल में चल रहा होगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं जो एक साथ चल रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो एक साथ चल रहे हैं, और इन दोनों को आराम से इंडिविजुअली चलने देना, ये इंश्योर कराना भी काम हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। उसके बाद प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म टू रन अदर प्रोग्राम्स। यानी जितने भी अदर तरह के प्रोग्राम्स हैं, यानी कि अन्य तरह के जो भी प्रोग्राम्स रन होने हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हों, चाहे वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के हों, उनको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जैसे आप देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए विंडोज़ का सिस्टम आपने देखा है, और आप अगर फ़ोन में अपने एंड्रॉयड के सिस्टम को देखें, फ़ोन में हो सकता है आप iOS देखें, फ़ोन में हो सकता है कि आप अलग तरह के सिम्बियन पहले बहुत प्रचलित होते थे, उसे आप अगर देखें, तो सब जो है वो आप देखेंगे कम्प्लीटली अलग दिखते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल अलग दिखते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनके अंदर जो भी एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। यानी गूगल क्रोम आपका विंडोज़ में भी चलेगा, गूगल क्रोम आपका एंड्रॉयड में भी चलेगा, iOS में भी चलेगा। तो क्या है कि ये डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए, गूगल क्रोम के लिए। तो इस तरह से जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स आपको नज़र आएंगे। तो इसीलिए आप अगर देखते हैं कि कुछ भी हो, चाहे वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चल पाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई। तो एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल हो गया विंडोज़, ये सब हमने देखा था, मैक, iOS, एंड्रॉयड, ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सॉफ्टवेयर बेस बेसिकली जो प्रोवाइड कराया जा रहा है वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसके बाद आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जब हम बात कर रहे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो कई बार इसे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग है, इसको जिस लिए बनाया जाता है वो काफ़ी सिमिलर होता है एज कंपेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या है एक बार देख लें पहले, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट्स यूजर्स विथ कंट्रोलिंग और मेंटेनिंग द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस और इट्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है यहां पर वो है मेंटेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है हमारे लिए वो है मेंटेनिंग। तो क्या होता है कि जब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरह से कह लीजिए कि इनबिल्ट होता है, यानी कि जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, यानी मान लीजिए अगर हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर एग्जांपल बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ इसे प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, क्योंकि
जितने भी फंक्शंस साथ साथ चलने हैं ताकि कंप्यूटर मेंटेन रहे, कंप्यूटर की जितनी भी फंक्शनिंग है वो आराम से होती रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं वो मौजूद रहें। तो कई बार आप इसीलिए देखेंगे कि बहुत सारे रिसोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो कुछ रिसोर्सेज आपको ऐसे मिलेंगी जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अलग से दिखाएंगी, और कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट बताते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म हो जाता है, उसके ऊपर सब कुछ चलता है, लेकिन साथ साथ मेंटेनेंस में आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। तो इसीलिए थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच। तो जब हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके? डिस्क चेकर्स हो गए। डिस्क चेकर क्या करते हैं? स्कैन्स एंड ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव एंड चेक फॉर द लॉजिकल और फिजिकल एरर। यानी कि जो भी आप स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अपने सिस्टम के साथ यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर्स के साथ, उसके साथ साथ ये सॉफ्टवेयर काम करता है। उसके बाद फिर डिस्क कंप्रेशन, तो ये क्या करता है? ये कंप्रेस या अनकंप्रेस करता है कंटेंट्स ऑफ ए डिस्क, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, उसे कंप्रेस या अनकंप्रेस करने में यूज़ आता है ये। तो ये भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि इनबिल्ट हो जाता है एक तरह से, यानी मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है, पेरिफेरल फंक्शंस में हेल्प करता है। फिर डिस्क क्लीनर है। तो डिस्क क्लीनअप क्या होता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की। एंटीवायरस है, एंटीवायरस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो एंटीवायरस क्या करेगा? आपको पता है कि कोई भी मालवेयर को, जनरली जब हम बात करते हैं एंटीवायरस की, तो हम बात करते हैं कि वायरस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो वायरस क्या है? वायरस एक तरह का टेक्निकल टर्म आप याद रखें कि इसे मालवेयर कहते हैं। मालवेयर मतलब क्या होता है? मालवेयर होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर कहां से आ रहा है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, दोनों वर्ड को मिला करके मालवेयर बना। जनरली जब हम बात करते हैं मैलिशियस की, तो मैलिशियस क्या है? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम के लिए हानिकारक हो, जो कि आपके सिस्टम के लिए सही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो मैलिशियस कहलाएगा। तो इसीलिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटीवायरस। तो इसीलिए एंटीवायरस क्या हो गया? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद फिर डीबगर्स हो गए। तो डीबगर्स क्या करते हैं? जो भी डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होता है आपकी मेमोरी में, उसको डीबग करने में या उसको एग्जामिन करने में, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सामने लाने में आपकी मदद करते हैं। तो ये सारे इसीलिए क्या हो गए? ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो 3 तरह के सॉफ्टवेयर की हमने बात की यहाँ पर। एक क्या हो गया? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों के डेफिनेशंस को समझें, तीनों के एग्जाम्पल्स को याद रखें, फीचर्स को याद रखें। स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, फीचर्स जो हमने दोनों देखा, बार बार फीचर्स को कंपेयर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों जो हैं वो किस लिए डिज़ाइन किए गए हैं और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में एमसीक्यू डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद एक चीज़ जो हमें यहाँ पर और डिस्कशन करना है वो है कंप्यूटर का लैंग्वेज। तो अभी तक हम लोग ये बात करते चले आ रहे हैं कि एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हम उसे कहते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेज हम उसे कह रहे हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। तो इनका मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेजेस थ्रू विच अ यूज़र कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय राइटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। यानी जो इंटरैक्शन होगा आपका और कंप्यूटर के बीच में, उसके लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा उसे हम कंप्यूटर का लैंग्वेज कहेंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत शार्प हैं तो आप हो सकता है कि डायरेक्टली ज़ीरोज़ और वंस में लिख पाए प्रोग्राम, तो वो भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। और नहीं है तो आम इंसान हमारे और आपकी तरह हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम्स जो कि इंग्लिश में लिखे होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं। तो वो भी क्या है? वो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाता है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज ही है। लेकिन तो जब हम बात करते हैं ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, तो ये याद रखें कि एवरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स एंड अ सेट ऑफ रूल्स। इस सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि
जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके लिए पहले ही से कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं और उन प्री डिफाइंड वर्ड्स को ही हम यूज़ करके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम। पहले हमने इस क्लास में देखा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं। तो ये प्रोग्राम को लिखने के लिए एक रूल होता है। रूल जो होता है उसका जो टेक्निकल वर्ड है रूल के लिए वो है सिंटैक्स। तो जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का सिंटैक्स, तो कंप्यूटर का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है कि वो रूल्स, वो सेट ऑफ रूल्स जिनकी मदद से, जिनके हेल्प लेकर के हम एक प्रोग्राम लिख पाते हैं कंप्यूटर के लिए। ये याद रखना होगा आपको। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ये 3 तरह के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो इनका मतलब क्या है, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि केवल कंप्यूटर समझ पाता है। आप अगर चाहें भी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए एकदम सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर ये मैं एग्जांपल लेता चला आ रहा हूँ फर्स्ट क्लास से ही, 2 + 2 = 4। तो 2 + 2 = 4 आपको समझ में आता है। कंप्यूटर के लिए 2 + 2 = 4 एग्जिस्ट नहीं करता। कंप्यूटर के लिए क्या एग्जिस्ट करता है? 0 और 1। अब 0 और 1 की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली अगर मान लीजिए कि हम 2 की बात करें तो 2 कंप्यूटर के लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो 1 0। तो ये तो छोटी सी चीज़ हो गई कि यहाँ पे 1 0 है, उसके बाद फिर प्लस के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, मतलब कैरेक्टर्स होंगे, फिर 1 0 हम लोग लिख रहे हैं। तो ऐसे करके केवल 2 + 2 लिखने के लिए आपको इस तरह से कुछ ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, 1 0 1 1 0 1 1 0 मे बी ये लिखना पड़ेगा आपको, जो कि कंप्यूटर इंटरप्रेट कैसे करेगा इसे कंप्यूटर समझेगा 2 + 2। तो यहाँ पर ये समझिए कि 2 एकदम अलग लैंग्वेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली आपको नहीं समझ में आएगा। और ये ऐसा लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है। तो ये जो है ये बाइनरी लैंग्वेज एक एग्जाम्पल इसका हो जाता है। जो हम जीरोज़ और वंस की बात कर रहे हैं ये बाइनरी लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। अब जब हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, तो एज द CPU डायरेक्टली अंडरस्टैंड्स द बाइनरी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर। CPU directly starts executing the binary language instructions and takes very less time to execute the instructions as it does not require any translation। देखिए, तो हम बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो CPU है इस इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली समझ पा रहा है। यानी कि अगर कोई अगर किसी प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो उससे क्या होगा, उससे आप इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाएंगे, तो स्पीड बढ़ जाएगी कंप्यूटर की। तो बीच में जो एक ट्रांसलेटर होता जो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा यहाँ पर। मान लीजिए हम और आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो मेरी जो लैंग्वेज है और आपकी जो लैंग्वेज है समझने वाली, ये डिफरेंट होती। मान लीजिए मैं जैसे इंग्लिश और हिंदी के मिक्स को यूज़ कर रहा हूँ, आपको केवल जर्मन समझ में आता, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती। ये ट्रांसलेटर क्या करता, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे जर्मन में कन्वर्ट कर देता और तब हो सकता है आप समझ पाते। लेकिन अगर आपकी भाषा भी हिंदी और इंग्लिश है, मेरी भी भाषा हिंदी और इंग्लिश है, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप डायरेक्टली समझ पा रहे हैं, बीच में ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और उससे क्या हुआ, उससे हमारा जो इंटरेक्शन है वो फास्ट हो गया, राइट। सो ये यहाँ पर भी होता है कि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में लिख पा रहे हैं, जीरोज़ और वंस में लिख पा रहे हैं, तो बीच में ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और बीच में अगर ट्रांसलेटर आया ही नहीं तो फिर जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम था वो फास्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज के साथ। तो जब हम इसीलिए बात करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो जाएगा, कंप्यूटर कैन ईजिली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर का यही लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेशन। लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर वेरी लेस टाइम फॉर देयर एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन चाहिए नहीं, ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया, तो ये फास्ट हो जाता है। तो एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है, फास्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसे समझ पाना, क्योंकि सब कुछ जीरोज़ और वंस में लिखा रहेगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, हमारे लिए समझ पाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर मशीन डिपेंडेंट, दैट मीन्स दैट अ प्रोग्राम रिटन फॉर अ पर्टिकुलर मशीन डज नॉट एग्जीक्यूट ऑन अदर मशीन्स। यानी कि किसी भी मशीन के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं
और वो उसे ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो इसीलिए बीच दो मशीन्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज, देयर इज़ मोर चांस फॉर एरर्स बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एरर्स। अब जैसे मान लीजिए वापस चलते हैं 2+2 4 पे। अब अगर इसे 0 और 1 में लिखा हुआ होता तो कुछ मान लीजिए ऐसा होता, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाता है, ये कुछ इस तरह का, कहाँ 2 था, कहाँ प्लस था, कहाँ 2 था, कहाँ इक्वल टू था, कहाँ 4 था, कहाँ पता चल रहा है हमें? कुछ पता नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो 0 और 1 है। कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, यहाँ तो कोई उसका रूल्स दिया ही नहीं गया है। तो इसलिए हमारे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब हम चलते हैं अगले लैंग्वेज पे जो कि हमारे लिए है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर क्रिएटेड यूजिंग सिंबल्स like letters, digits and special characters. In assembly language we can use predefined words which are also called as mnemonics. याद रखेंगे कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर? mnemonics, यानी mnemonics का यूज़ करके असेंबली लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज से एक लेवल ऊपर है ये, यानी कि यहाँ पर प्री डिफाइंड सिंटैक्स होगा, प्री डिफाइंड वर्ड्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे और उनको यूज़ किया जाएगा। उसके बाद फिर बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस इन लो लेवल लैंग्वेज आर रिप्लेस्ड विद mnemonics and operands in middle level language, but computer cannot understand mnemonics, so we use a translator which is called as an assembler. याद रखेंगे assembler to translate the mnemonics into binary language. तो ये सिंपल सी बात है कि बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है कंप्यूटर को, assembler जो है यानी असेंबली लैंग्वेज जो है वो उससे एक लेवल ऊपर है। कैरेक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं, बंच ऑफ कैरेक्टर्स, बंडल ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद असेंबलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, असेंबलर क्या है और निमोनिक्स क्या है। ये दो वर्ड्स आपको यहाँ पर से बिल्कुल याद रखने होंगे। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली कोड एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस मशीन कोड एज आउटपुट। यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज को ये ले करके ये क्या कर रहा है, ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इनपुट क्या है? इनपुट है असेंबली कोड और फिर आउटपुट क्या हो जा रहा है? आउटपुट हो जा रहा है मशीन कोड। मशीन कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली कोड मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो अब इसके बारे में देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। राइटिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो ईजियर हो जाता है। ईजी नहीं है क्योंकि ईजी क्या होगा, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज पे जाएंगे तो वो सबसे ईजी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ईजियर है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज इज मोर रीडेबल एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, ईजी टू अंडरस्टैंड, फाइंड एरर्स एंड मॉडिफाई। क्यों? क्योंकि अब जीरोज और वंस तो यूज़ नहीं हो रहे हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है इसे यूज़ करना। डिसएडवांटेज, स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर मशीन आर्किटेक्चर, दैट मीन्स इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए हमेशा इसे डिज़ाइन किया जाता है, असेंबल किया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो जाता है इसका। मिडिल लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड, ये हमने इसके बारे में पढ़ा। मिडिल लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट स्लोअर एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। क्यों होगा स्लोअर? क्योंकि ट्रांसलेटर आ गया बीच में। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांसलेटर के आने से यानी असेंबलर के आने से क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। तो जब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आप लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। तो ये ऐसे लैंग्वेज में होता है जो कि मुझे समझ में आता है, आपको समझ में आता है, किसी भी प्रोग्रामर को समझ में आता है। तो हमारे लिए यूटिलिटी के हिसाब से अगर देखें, यूजेज के हिसाब से देखें, तो ज़्यादा ईजी होता है इसे यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूज़र। लो लेवल लैंग्वेज किसको समझ में आ रहा था? सिस्टम को। हाई लेवल लैंग्वेज किसको समझ में आया? यूज़र को। हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड हैज़ अ सेट ऑफ grammar rules which are used to make instructions more easily. Every high level language has a set of predefined words which are called as keywords and a set of rules which are known as syntax. तो keywords और syntax ये दो आपके important words यहाँ पर हो जाते हैं। High level language is more easier to understand for the user but for the computer it's not, और इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है।
वी यूज़ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। याद रखेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू अ लो लेवल लैंग्वेज। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर को या फिर इंटरप्रेटर को, दोनों को यूज़ किया जा सकता है। थोड़ी सी डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी होती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, हमारे लिए यूज़ करना है बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी दोनों हम लोग देखा। उसके बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेज मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर अस। प्रोग्राम्स क्रिएटेड यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज रन्स ऑन डिफरेंट मशीन्स विथ लिटिल चेंज और नो चेंज। अभी तक याद कीजिए, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज, दोनों में क्या चर्चा की हमने कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कहीं पे भी चल जाएंगे। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशीन डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जाए, लेकिन मशीन डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप अलग अलग सिस्टम्स पे इन्हें चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद फिर ईजी टू अंडरस्टैंड, क्रिएट प्रॉब्लम्स, फाइंड एरर्स एंड मॉडिफाई, क्योंकि हमारे आपके लैंग्वेज में इसीलिए ईजी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड, जिसके लिए क्या चाहिए, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। 3 वर्ड आए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्यों, मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्यों, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में इंटरैक्शन पॉसिबल हो पाए। हाई लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट स्लोअर, क्योंकि बीच में आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं कई बार, थोड़ा सा अलग, क्योंकि इंग्लिश में लिखा जा रहा है लेकिन फिर भी एक अलग सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से लिखा जा रहा है। वो सेट ऑफ रूल्स आपको समझ में आएगा, तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, तभी आप इस हाई लेवल लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो ये हो गए कुछ डिसएडवांटेजेस जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के साथ है। अब हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर ख़त्म होता है, सॉफ्टवेयर का पार्ट ख़त्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। कई सारे नए टेक्निकल वर्ड्स आए हैं आपके लिए, प्लीज़ इसे रिवाइज़ करें और जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा उसको बार बार दोहराएं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। अब हार्डवेयर की बात करते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये समझिए कि डिफरेंस क्या आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। जब मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इतने सारे पिक्चर्स दिखा पा रहा हूँ, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, ये सारे पिक्चर्स हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे तो ऐसा कोई पिक्चर तो आया नहीं, बस वर्ड्स ही आपको मैं दिखाते चला गया। तो डिफरेंस सबसे बड़ा क्या आया यहाँ पर, डिफरेंस ये आया कि हार्डवेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, जो आपके सामने हैं। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रन कर रहे हैं सिस्टम में, लेकिन आपको वो एज एन एंटिटी अलग से तो नहीं दिख रहा। यानी वो क्या है, वो फीलिंग्स की तरह है कि आपको नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जब आप बात करते हैं हार्डवेयर की तो आपको नज़र आ रहा है, ये फिजिकल एक्टिविटी की तरह है कि नज़र आ रहा है। तो वो डिफरेंस हो जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो क्या है, फिजिकल कॉम्पोनेंट है। ये क्या है, फिजिकल कॉम्पोनेंट है दैट कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन। तो अब जैसे बात कर रहे थे हम लोग, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स रन करना है, तो अलग अलग प्रोग्राम्स रन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, कीबोर्ड के मदद से। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर होना ज़रूरी है ताकि सॉफ्टवेयर यूज़ हो पाए। अगर हार्डवेयर होगा ही नहीं तो सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कॉम्पोनेंट हो जाता है किसी भी कंप्यूटर का, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। अब उसके बाद फिर क्या क्या हो सकता है, बहुत तरह के एग्जांपल्स हैं। आपके लैपटॉप हो गए, मदरबोर्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड, ये सारे जो फिजिकल कंपोनेंट्स जो आप देख पाते हैं, जो भी फिजिकल कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वो हार्डवेयर है। जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं तो एक एक करके हम ये समझें, और थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन ज़रूरी है जो अलग अलग तरह के हार्डवेयर होते हैं उसके बारे में। तो अगले 5-10 मिनट हम उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। याद कीजिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इनपुट डिवाइस है क्यों, ताकि आप कोई भी कैरेक्टर इनपुट कर सकें, कोई भी वर्ड इनपुट कर सकें, कोई भी प्रोग्राम लिख सकें, या कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकें कंप्यूटर को। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए कीबोर्ड चाहिए होता है।
तो कीबोर्ड में क्या क्या होता है, अलग अलग तरह के लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब आपको पता ही है। जैसे कि ये आपको पता है कि ये क्या है, कीबोर्ड जनरली ऐसा दिखता है। तो बीच में ये जो सारे दिख रहे हैं वो क्या हैं, वो सारे लेटर्स हैं। यहाँ पर आपके कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ऊपर में आपको नंबर्स और कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो हर अलग अलग तरह का जो सिस्टम जो रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम की, उसके लिए हर तरह के कैरेक्टर यहीं पर होते हैं। तो ये एक जनरल कीबोर्ड ऐसा होता है। अब कीबोर्ड भी जो है वो बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, एक तरह का कीबोर्ड है। इसके मतलब कीज़ के अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आप एक दो देख रहे हैं वो 108 कीज़ के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि 101 कीज़ के होते हैं। कुछ में जैसे आप अगर लैपटॉप के कीबोर्ड को देखेंगे तो ये इससे थोड़ा अलग दिखेगा। उसमें क्योंकि थोड़ा सा जगह कम होता है, तो जगह की कमी के कारण कुछ जो कीज़ हैं वो अलग तरह से सेटअप होते हैं। तो ये सारे कीज़ ज़रूर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं लैपटॉप की, ध्यान दीजिए लैपटॉप में ये पार्ट आपको अलग से नज़र नहीं आएगा, अलग से नहीं नज़र आएगा क्योंकि कम स्पेस में यूटिलाइज करना होता है। तो यहीं पर उन सारी चीज़ों को आप देख पाते हैं एक जगह पर। लेकिन नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर का, उसमें आप देखते हैं कि ये भी एक पार्ट अलग से आपको नज़र आ जाता है। तो कीबोर्ड कुछ इस तरह से आपको दिखता है। तो जब हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो अलग अलग तरह की कीज़ होते हैं इसमें, कुछ जिन्हें हम कहते हैं टाइपिंग कीज़, फिर टाइपिंग कीज़ यानी कि जो भी A to Z है, 0 to 9 है वो सारे, फिर न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या है, जो अलग से आपने देखा था ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये न्यूमेरिक कीपैड है। उसके बाद फिर फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आप वापस जाएं यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, ये फंक्शन कीज़ हैं आपके। तो अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए उसे भी यूज़ किया जाता है। फिर कंट्रोल कीज़ है। तो कंट्रोल क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दें, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्ट और एस्केप। इसके साथ साथ होम, एंड, डिलीट, ये सारे भी एग्जाम्पल हो जाते हैं कंट्रोल कीज़ की। वापस चलते हैं एक बार डायग्राम पे, ये हो गया कंट्रोल की, ये हो गया कंट्रोल की। उसके बाद फिर ये कंट्रोल कीज़ हैं आपके, ये कंट्रोल कीज़ हैं आपके, ये सारे क्या है, ये सारे कंट्रोल कीज़ कहलाते हैं। उसके बाद फिर स्पेशल पर्पस कीज़। तो स्पेशल पर्पस की हो जाता है आपका कुछ इस तरह के, यानी जैसे मान लीजिए एंटर है, तो एंटर और शिफ्ट ये दोनों क्या हो गए, ये स्पेशल के पर्पस हो गए। प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन लॉक, पॉज एक्सेट्रा, ये क्या है, स्पेशल पर्पस, क्योंकि इसे इसका जो फंक्शन है वो तो टोटली अलग है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी हम लोग कीज़ देख रहे हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्पेशल फंक्शन कीज़। इसमें क्या हो गया, एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। तो ये अलग अलग तरह की कीज़ हो गए, अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस हो गए जो भी कीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है माउस। माउस आपको नेविगेट करने में बड़ा आसान कर देता है। तो माउस इज़ अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव द कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। तो आपके लिए नेविगेशन जो है वो ईजी हो जाता है। बिना माउस के भी आप कीबोर्ड से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे यूज़ कर पाना। माउस से क्या होता है कि यूजेबिलिटी ईजी हो जाती है, नेविगेशन ईजी हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं माउस की भी, तो अलग अलग तरह के माउस होते हैं। ट्रैक बॉल माउस आजकल अब नहीं नज़र आते हैं, पहले आपने देखा होगा कि अलग सा, अगर आप खोलेंगे माउस को तो अंदर में एक छोटा सा बॉल सा नज़र आएगा। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कॉर्डलेस माउस, तो ये सारे माउस के अलग अलग टाइप्स हो गए। कॉर्डलेस माउस आजकल काफ़ी चलता है, ऑल्दो ऑप्टिकल माउस आप देखेंगे कि हर जगह यूज़ होता है आजकल। जनरली आपके जो सिस्टम्स में यानी डेस्कटॉप में यूज़ होता है वो ऑप्टिकल माउस होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस हैं। स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है जिसे आप माइक भी कहते हैं। तो स्कैनर का हेल्प कैसे लेते हैं आप, कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को अगर आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो उसके लिए आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए। उसके अलावा भी बहुत तरह से यूज़ करते हैं, जैसे बारकोड स्कैनर होता है, QR कोड स्कैनर होता है। तो किसी भी फिजिकली रिटन या प्रिंटेड चीज़ को जब आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर आपके पास है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस की तरह। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्टिक विद अ स्फेरिकल बेस। जनरली आप देखेंगे कि इसे एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आपको क्या है, एक इनपुट डिवाइस है।
इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू आप बोल पाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक माइक्रोफोन यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस माइक्रोफोन के थ्रू ही आपके पास आवाज़ पहुँच रही है। तो ये भी क्या है? एक हार्डवेयर है। उसके बाद फिर हो जाते हैं मॉनिटर्स। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि जो भी आपको नज़र आता है आपकी स्क्रीन पर, वो स्क्रीन क्या है? उसे आप मॉनिटर कहते हैं। ये जो जैसे फॉर एग्जांपल आप जो सामने देख रहे हैं वो क्या है? वो मॉनिटर है। तो अब जब हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर भी अलग अलग तरह के हैं। एक जो कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है, जो कि आजकल यूज़ नहीं होता। अगर आप पुराने कंप्यूटर्स को देखेंगे तो जो बड़ा सा मॉनिटर उनका होता था वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता था। उसके बाद फिर फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले का जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है एलईडी या फिर एलसीडी। एलईडी और एलसीडी क्या है? वो एग्जांपल है फ्लैट पैनल डिस्प्ले के, जो आज के दिन हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरली एलईडी क्या है? एलईडी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप कन्वर्ट करते हैं, और एलसीडी जो है वो किसी भी लाइट सोर्स को चेंज कर रहा होता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस होती है इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? ये एग्जांपल है फ्लैट पैनल डिस्प्ले के। तो दो तरह के व्यूइंग स्क्रीन्स हो सकते हैं, यानी दो तरह के मॉनिटर्स हो सकते हैं, एक कैथोड रे ट्यूब और दूसरा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल हो जाता है प्रिंटर। तो जब हम प्रिंटर की बात करते हैं तो आपको पता है प्रिंटर क्या है, कि किसी भी डिजिटल फॉर्म को, ये आपके लिए स्कैनर का उल्टा हो गया। स्कैनर में क्या हो रहा था? किसी भी प्रिंटेड फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते हैं, यानी उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाता है प्रिंटर। तो अब हम जब प्रिंटर की बात करते हैं तो दो तरह के प्रिंटर होते हैं, याद रखेंगे। और इसलिए आपको लग रहा हो शायद कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं। तो जब हम प्रिंटर्स की बात कर रहे हैं तो पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में याद रखेंगे दो एग्जाम्पल हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब क्या है कि जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट वर्ड क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए? इम्पैक्ट। और दूसरा क्या है? नॉन इम्पैक्ट। तो व्हाट इज इम्पैक्ट? तो हम जब इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या कर रहा होता है कि किसी भी हैमर या प्रिंट हेड को यूज करके प्रिंट करता है कैरेक्टर्स को। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि फिजिकली कोई भी हैमर या प्रिंट हेड नहीं होता, बल्कि हम यूज करते हैं लेजर्स, हम यूज करते हैं इंकजेट्स। इनका यूज करके हम फिर क्या करते हैं? पेजेस को प्रिंट करते हैं। तो इसलिए ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, दे प्रिंट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी। तो यहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, इसीलिए नॉन इम्पैक्ट। तो आपको इस वर्ड से ही समझ में आ जाए कि इम्पैक्ट का मतलब क्या है, नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या है। एग्जाम्पल आप याद रखें कि जो आपके इंकजेट होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हो गए, या फिर अगर आप लेज़र प्रिंटर्स की भी बात करें तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या हैं? ये दोनों एग्जाम्पल हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। तो प्रिंटर भी एक क्या हो गया? एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अब लास्ट में हम लोग को ये जो टेबल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो देख करके आपको समझ में आ जाता है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स है, यानी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजर के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सिस्टम के लिए, जैसे भी हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। हार्डवेयर क्योंकि फिजिकल कंपोनेंट है तो आप नज़र आते हैं, आपको, आप उसे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं आप टच एंड फील उसके साथ नहीं है, क्योंकि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है सिर्फ। उसके बाद फिर हार्डवेयर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फिजिकल मटेरियल, ऑब्वियसली क्योंकि फिजिकल कंपोनेंट है। कंप्यूटर इज हार्डवेयर विच ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या आपको नज़र आ रहा है, तो क्योंकि कंप्यूटर नज़र आ रहा है तो क्या है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? वो हार्डवेयर है। लेकिन वो रन कैसे करेगा? सॉफ्टवेयर की मदद से रन करेगा। उसके बाद फिर इफ हार्डवेयर इज डैमेज इट इज रिप्लेस्ड विथ न्यू वन। इफ सॉफ्टवेयर इज डैमेज और करप्टेड इट्स बैकअप कॉपी कैन बी रीइंस्टॉल्ड। यानी जब हम हार्डवेयर को डैमेज करते हैं तो आपको पता है कि आप उसे बदल सकते हैं।
अगर सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आइदर उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, अगर इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते तो किसी बैकअप को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर हार्डवेयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि हार्डवेयर को कंप्यूटर वायरस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क किसको पड़ता है, सॉफ्टवेयर को फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप कह रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा है या अफेक्ट हो गया है वायरस से, तो मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अफेक्ट हो गया है, और इसीलिए हो सकता है कि सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल अगर एक बार कर दिया जाए तो वापस से वो ठीक से चलने लग जाएगा। तो अफेक्ट मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ बल्कि मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर हुआ। हार्डवेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू नेटवर्क, ऑब्वियसली क्योंकि फिजिकल फीचर है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम कर सकते हैं ट्रांसफ़र। यूज़र कैन नॉट मेक न्यू डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ द हार्डवेयर, यूज़र कैन मेक मेनी न्यू डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं, आप उनकी कॉपीज़ को बना सकते हैं, लेकिन आप कीबोर्ड के कॉपीज़ को नहीं बना सकते। आप हो सकता है कि कहेंगे कि 3D प्रिंटर्स होते हैं और 3D प्रिंटर्स की मदद से किया जा सकता है, लेकिन बात वो नहीं है। यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किस चीज़ को नहीं किया जा सकता। तो प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप डुप्लीकेट कॉपीज़ बना सकते हैं, उनको स्टोर किया जा सकता है इस तरह से, लेकिन हार्डवेयर के साथ वो पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हम कहते हैं हार्डवेयर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, और दूसरा पॉइंट, हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय वायरस, सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड बाय वायरस। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, डिफरेंट काइंड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आज थोड़ा आपके लिए टेक्निकल हो गया हो, तो इसीलिए इसको मल्टीपल टाइम्स प्लीज़ रिवाइज़ करते रहें। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और इसीलिए एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, और इसके साथ ही साथ कोई अगर चीज़ आपको पूछनी हो तो आपके पास 1-2 मिनट का समय है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस आपके देख लेंगे एक बार। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास है नहीं इस सेशन को लेकर के। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, अगले सेशन के पहले मैं एक बार उस क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा।
यहाँ पर एक जैसे एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो अब जैसे मान लीजिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा इसके यूटिलिटी को आपको देखना है कि जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पहले ज़्यादा यूटिलाइज होते थे, आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट का ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि जब हम बात करते हैं कोई भी जैसे मान लीजिए आपके OMR शीट्स होते हैं, तो OMR शीट्स जो बनते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की मदद से बनते हैं। बट नॉर्मली जो आप PDF वगैरह को जो प्रिंट आउट निकालते हैं आज के दिन में, वो जनरली आपके लेज़र प्रिंटर्स या इंकजेट प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। कीवर्ड क्या है? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। एक में इम्पैक्ट क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली एक कॉन्टैक्ट के थ्रू उसे बनाया जा रहा है, और दूसरा क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट के बनाया जा रहा है, इसलिए वो नॉन इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये आपके डिफरेंस हो जाते हैं इन दोनों प्रिंटर्स के बीच में। तो इसी के साथ ये आज का जो सेशन है यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने आज यहाँ पे पढ़ा आपको समझ में आया। एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए इस क्लास को। इस क्लास को भूलना सबसे आसान होता है। आज जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ी उसे भूलना थोड़ा आसान है, इसलिए जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। कुछ अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमें फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने भी आने वाली लेक्चर्स हैं वो सब आपके पास आती रहें। तो इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।